नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों आज हम BLIS 02 वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का जून एग्जामिनेशन 2022 का हम जून सेशन का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और टाइम भी कम बचेगा हमारे पास। तो हम इसमें ये करेंगे कि पहले एक पेपर है उसको उठाएंगे और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक आया है उसके सारे हर तरह के उसको खाली जितना पूछे उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। राइट द नेम ऑफ टेबल 3 इन DDC 19th एडिशन। मतलब DDC के अंदर उन के 19वें एडिशन में कितनी टेबल 3 है उसका नाम बताइए क्या है। तो दोस्तों आपको इसके पहले ये ध्यान में आना चाहिए, DDC देखते हैं DDC का फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1876 में आया था। DDC किसने दिया था, तो मेलविल डेवी साहब ने दिया था। और DD का 19th एडिशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसी के बेस पे प्रैक्टिकल होता है। इसलिए आप लोगों के जो भी प्रैक्टिकल होगा, चाहे इग्नू में हो, चाहे VMOU में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो DDC का जो प्रैक्टिकल होता है वो इसी के बेस पे होता है। ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो DDC के 19th एडिशन में कितनी टेबल हैं, तो 6 टेबल हैं दोस्तों DDC के 19th एडिशन में। ठीक है। तो और इसके फर्स्ट टेबल का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न यानी मानक उपविभाजन। से टेबल 2 का नाम है जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, हिस्टोरिकल पीरियड्स को या पर्सन्स को कवर करता है। हिंदी में बोलेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल और व्यक्ति। यानी इनका मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों की बात हुई, टेबल जियोग्राफिकल एरिया की बात हुई, हिस्टोरिकल पीरियड्स की बात हुई और पर्सन्स की बात हुई, तो हम टेबल 2 में जाएंगे। ऐसे ही टेबल 3 के अंदर किसके लिए जाएंगे, सब डिविजन्स ऑफ द आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स, यानी कला, व्यक्तिगत साहित्य, विशिष्ट साहित्य रूपों के लिए विभाजन। अगर ऐसी बुक का हमें कुछ नंबर बनाना है, क्लास नंबर बनाना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो टेबल 3 में आके देखना पड़ेगा उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ऐसे ही टेबल 4 है, तो टेबल 4 के अंदर क्या करेंगे, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज, व्यक्तिगत भाषाओं और भाषा परिवारों के लिए उपविभाजन। यानी अगर ऐसा कुछ हो तो T4 में आएंगे। T5 रिलेटेड है इथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, यानी जातीय और राष्ट्रीय समूह है। और T6 किस में है, लैंग्वेज और भाषा, मतलब लैंग्वेज का मतलब भाषा, इससे रिलेटेड है टेबल 6। तो इसमें आंसर लिखना था आपको ये वाला टेबल 3 वाला। तो क्या है ये, सब डिविजन्स ऑफ द आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स, यानी कला, व्यक्तिगत साहित्य, विशिष्ट साहित्यिक रूपों में के लिए उपविभाजन। देखो इस पेपर के अंदर टेबल 3 पूछा गया है, हो सकता है अब की बार टेबल 1 के बारे में पूछ ले, 2 के बारे में पूछ ले, या 4 या 5 सिमिलर हैं तो इनके बारे में पूछ सकता है, या 3, 4, 5 तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये एक बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा याद। पहला सब डिवीज़न मानक उपविभाजन से रिलेटेड रहेगा। फिर आपको आएगा आर्ट्स की चीज़ें आएंगी, जैसे जियोग्राफिक एरिया, और उसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड और पर्सन्स के बारे में आ गया। फिर आगे 3 चीज़ वापस आ गई, ये आर्ट्स से रिलेटेड है तो यहाँ पे सब डिवीज़न ऑफ आर्ट्स आ गया। फिर लिटरेचर की बात होगी और लिटरेरी फॉर्म की बात होगी जिसमें रिटर्न वर्क होता है। उसके बाद में इंडिविजुअल फैमिली और लैंग्वेज, इंडिविजुअल लैंग्वेज और लैंग्वेज की फैमिली की बात आ जाएगी। लिटरेरी वर्क हुआ तो उसके बाद में क्या है, लैंग्वेज की बात आई। फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, इथनिक ग्रुप और नेशनल ग्रुप्स आ गया। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, लैंग्वेज आएगी। ठीक है। तो चलते हैं हम अब आगे की ओर। डिफाइन हेल्पफुल सीक्वेंस। In colon classification, helpful sequence refers to an illogical and systematic arrangement of subjects to facilitate easy retrieval and browsing of documents. It ensures that related subjects are placed close to each other in a meaningful and user-friendly order.
कोलन वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम का अर्थ है विषयों को तार्किक और व्यवस्थित रूप से व्यवस्था, मतलब उनको एक लॉजिकल वे में और अच्छे व्यवस्थित रूप से उनको व्यवस्थित करना बुक्स को, जिससे दस्तावेजों को आसानी से खोजा जा सके और ब्राउज किया जा सके, मतलब उसको ज़रूरत पड़ने पे आसानी से वो वहाँ पे मिले हमें बुक ढूंढनी हो तो। यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित विषय एक समझदारीपूर्ण और उपयोगकर्ता के अनुकूल क्रम के साथ में एक साथ रखे जाएं। जैसे कि अब फिजिक्स है, फिजिक्स के रिलेटेड जितनी भी बुक हैं वो सारी फिर एक जगह ही होनी चाहिए, वो भी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। उसके बाद में फिजिक्स के बाद ही साइंस वाले पोर्शन में सारी फिजिक्स आ गई, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री वाली होनी चाहिए उसके आसपास, और जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऐसे ही हिस्ट्री वाला पोर्शन है तो हिस्ट्री के क्या नाम, मॉडर्न इंडिया हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पुरानी हिस्ट्री जितनी भी हिस्ट्री हैं उसके टाइप रख दिए इस हिसाब से। तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं हेल्पफुल सीक्वेंस, मतलब सहायक अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लिस्ट? दोस्तों जो अलमारी होती है उसको सेल्फ बोलते हैं, तो उसके अंदर बुक्स को जिस हिसाब से रखा गया है, जिस ऑर्डर में रखा गया है, उसको सेल्फ लिस्ट बोलते हैं, उस लिस्ट को। ठीक है, उन बुक्स की लिस्ट को। जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो में दे रखा है कि ये बुक्स इस हिसाब से अरेंज की गई हैं, तो पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, ऐसे ही यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर लिख दिया जाता है कि ये बुक यहाँ पे, ये बुक यहाँ पे, इस सीक्वेंस में इस नंबर पे मिलेगी, ये पहले नंबर की बुक है इस रैक की, ये दूसरे, ये चौथे, ये पाँचवें, ये 10वें, ये 12वें, ऐसे। तो इसे ही सेल्फ लिस्ट बोला जाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ सेल्फ लिस्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द बुक्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, arranged in the same order as they are placed on the library shelves. It serves as a tool for inventory control, cataloging and book arrangement. यानी फलक सूची एक रिकॉर्ड है जिसमें पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों और सामग्रियों को उसी क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है जिस क्रम में वे पहले ही, जिस क्रम में पुस्तकालय की अलमारियों में रखी गई है। जैसे जिस सीक्वेंस में ये चीज़ें रखी गई है बुक्स, उसी सीक्वेंस में उसका लिस्ट बनाया जाता है। यह सूची पुस्तकालय की सामग्री की गणना, वर्गीकरण और व्यवस्थित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यानी कि दोस्तों ये बुक, इसका सेल्फ लिस्ट का सबसे अच्छा उपयोग कब होता है? जब स्टॉक वेरिफिकेशन करना हो। सरकारी दफ्तरों में कब? हर साल मार्च के महीने में स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तभी क्या होता है यहाँ पे, तब इसका सबसे आसान तरीका है और सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो इसके उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल यानी सूची नियंत्रण, हेल्प्स इन ट्रैकिंग मिसिंग और मिसप्लेस्ड बुक्स, यानी कि जो बुक मिस हो गई है, जैसे कि 5वें नंबर की बुक थी एक रैक में, वो हमने निकाली, किसी निधानी के अंदर रखी हुई थी, उसको हमने निकाली और कहीं रख दी, या फिर वो किसी के पास है, तो हम देखने गए तो अच्छा ये 5 नंबर की बुक तो नहीं है यहाँ पे, ये हमें पता लग जाएगा। और अगर हमें ये पता लग गया तो इससे आसानी होती है ना, हम उसको रैक को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ की बुक मिसिंग है। कैटलॉगिंग सपोर्ट कैसे? इंश्योर्स डेट बुक्स आर क्लासिफाइड एंड शेल्व्ड करेक्टली, सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें सही ढंग से वर्गीकृत और व्यवस्थित की जाए। यहाँ उद्देश्य नहीं पूछे, खाली ऊपर वाली परिभाषा ही लिखनी थी आपको, लेकिन ये सब भी पता होना चाहिए। डुप्लीकेट चेकिंग हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ बुक्स इन द कलेक्शन। फिर इजी लोकेशन असिस्ट लाइब्रेरियंस इन क्विकली लोकेटिंग बुक्स। फिर 5वां है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेंटेन्स प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स, अलमारियों में पुस्तकों के सही क्रम को बनाए रखता है। 10 अ सेल्फ लिस्ट इज एन एसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ए लाइब्रेरी कलेक्शन। इस प्रकार फलक सूची पुस्तकालय संग्रह के प्रबंधन और संगठन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये उद्देश्य अभी तक नहीं पूछे, हो सकता है आगे पूछ ले, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डायग्राम से समझा भी दिया सेल्फ लिस्ट क्या होती है, कैसे रखा जाता है, और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसके उद्देश्य पढ़े, ये कहाँ कहाँ काम आती है और क्या उद्देश्य होते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ प्रीनेटल कैटलॉगिंग, जन्म पूर्व सूचीकरण क्या होता है।
तो देखो प्री नेटल कैटलॉगिंग का मतलब हुआ कि जन्म से पहले उसका कैटलॉगिंग कर दिया जाए, यानी जन्म से पहले उसके सूचीकरण कर दिया जाए। तो देखो ये किस कंडीशन में होगी सूचीकरण, हम बुक का करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट का करते हैं, यानी वो पब्लिश हुई उससे पहले ही उसका क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए दोस्तों, कैटलॉगिंग या सूचीकरण। तो चलो इसको पढ़ते हैं। प्रीनेटल कैटलॉगिंग refers to the process of cataloging books and other library materials before they are physically received by the library. This allows libraries to prepare record in advance, ensuring that once materials arrive, they can be quickly processed and made available to user. हिंदी में पढ़े तो जन पूर्व सूचीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकों और अन्य पुस्तकालय सामग्रियों को भौतिक रूप से प्राप्त होने से पहले ही सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब जब बुक हमें प्राप्त नहीं हुई है लाइब्रेरी में, उससे पहले ही हमने उसका सूचीकरण कर दें। यह पुस्तकालय को अग्रिम रूप से रिकॉर्ड तैयार करने में मदद करता है। तो ये लाइब्रेरी को एडवांस में रिकॉर्ड तैयार करने में मदद करता है, जिससे सामग्री आते ही शीघ्र संसाधित होकर उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो सके। मतलब इसलिए जैसे ही बुक आए हम उसमें क्या कर सकते हैं कि यूज़र को वेट ना करना पड़े कि हम पहले हमारे पास बुक आए, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करें, उसके बाद में हम क्या करें, उसका कैटलॉगिंग करें और उसके बाद में हम उसको इश्यू करें बुक। इससे अच्छा क्या है कि हम पहले ही करके रखें, तो जैसे ही बुक आई हमारे पास तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं यूज़र को। तो यूज़र का टाइम बचता है और बुक को भी उसका पाठक मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों नियम क्या हो गए, इसके फॉलो हो गए लाइब्रेरी साइंस के। अब ऐसे ही हु इंट्रोड्यूस्ड प्रीनेटल कैटलॉगिंग, जन पूर्व सूचीकरण किसने और कब दिया, तो एस.आर. रंगनाथन जी ने 1950 में दिया। जन पूर्व सूचीकरण या प्रीनेटल कैटलॉगिंग की अवधारणा एस.आर. रंगनाथन जी ने 1950 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके पर्पज और बेनिफिट्स क्या हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो स्पीड अप बुक प्रोसेसिंग, बुक्स कैन बी कैटलॉग्ड इन एडवांस एंड रिड्यूसिंग डिलेज। अगला है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी बेहतर सूची प्रबंधन, ये पढ़ लीजिएगा आप। एफिशिएंट यूज ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मियों का कुशल उपयोग। इम्प्रूव्ड यूजर सर्विसेज, बेहतर उपयोगकर्ता सेवा। रिड्यूसिंग बैकलॉग्स, लंबित कार्य को कम करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपको कुछ भी आप इस वीडियो को, इन वीडियोस को, हमारी सीरीज को पूरा देखिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर इन वीडियोस को आपने समझ लिया तो सारे पेपर्स आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ पता होगा तो अच्छे से आप लिख पाओगे ना प्रैक्टिकली। इसलिए राइट एनी टू फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। देखो दो फॉर्म ऑफ कैटलॉग होते हैं, एक तो कन्वेंशनल फॉर्म होता है और एक नॉन कन्वेंशनल, यानी एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक फिजिकल फॉर्म होता है यानी भौतिक रूप होता है, दूसरा मॉडर्न फॉर्म होता है या ऑनलाइन या मशीनी रूप में होता है। तो चलिए हम एक बार कन्वेंशनल की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे तो हमने बात कर ली अभी, जो प्रिंटेड फॉर्म में होंगे वो कन्वेंशनल होंगे और जो कंप्यूटराइज्ड में होंगे वो मॉडर्न होंगे। A conventional catalog refers to a catalog that exists in a physical format, such as printed and handwritten records used before the advent of computerized catalog. These catalogs are classified based on their physical forms as well as follows. परंपरागत सूचीकरण वह सूची है जो भौतिक रूप से मौजूद होती है, भौतिक रूप से होती है हमारे पास, क्योंकि मॉडर्न वाली तो क्या होगी, कंप्यूटर के अंदर सेव होगी या क्लाउड के ऊपर सेव होगी। तो लेकिन ये वाली किस में होती है, हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होती है, इसलिए भौतिक स्वरूप में होती है। जैसे कि मुद्रित या हस्तलिखित रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज सूचीकरण से पहले उपयोग में की जाती थी, इसके भौतिक स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या है, बाउंड, रजिस्टर और लेजर फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, शीफ और लूज लीफ फॉर्म और कार्ड कैटलॉग, ये सब चीज़ें हो गई। और नियो कन्वेंशनल के रूप पूछे तो आपको विजिबल इंडेक्स, माइक्रोफॉर्म, ये MARC मार्क है, ये
मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, राइट टू फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो आप ये बोल सकते थे कार्ड कैटलॉग, सी फॉर लूज लीफ फॉर्म, या फिर बोल सकते थे प्रिंटेड बुक, बाउंड रजिस्टर, लेजर फॉर्म, कोई सा भी बोल सकते थे। चलो हम इन पे चर्चा करते हैं सीधे सीधे। अब अगली बार पूछ सकता है आपको नियो कन्वेंशनल यानी या फिर गैर परंपरागत कैसे कौन से कैटलॉग होते हैं। तो आपको विजिबल इंडेक्स या माइक्रोफॉर्म या माइक्रोफिश फॉर्म या फिर मशीन रीडेबल कैटलॉग, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले एक कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं। बाउंड रजिस्टर कैटलॉग, बाउंड रजिस्टर सूची, अ कैटलॉग मेंटेन्ड इन अ बाउंड बुक फॉर्मेट वेयर एंट्रीज आर हैंड रिटन और प्रिंटेड। जहाँ पे वो पेपर को प्रिंट करके लगाया जाता है या फिर हाथ से लिखा जाता है, एक रजिस्टर में लिखा जाए, आप तो ये मानो। क्योंकि मशीनों के आने के बाद में मॉडर्न कैटलॉग होने लग गए, लेकिन उसके पहले क्या होते थे, क्या नाम है, हाथ से लिखते थे, उनको परंपरागत फॉर्म बोलते हैं कैटलॉग की। तो जैसे पहले वाला है कि रजिस्टर के अंदर लिखा, चेंजेस और अपडेटेड आर डिफ़िकल्ट टू मेक, मतलब अगर हमने लिख दिया तो उसमें चेंज करना मुश्किल होता था। यूज्ड इन अर्ली लाइब्रेरीज बट नाउ ऑब्सोलेट, मतलब इनको पहले स्टार्टिंग के समय में, शुरुआती समय में इनका यूज किया जाता था, लेकिन परंतु आज के समय में ये पुरानी हो गई हैं, अप्रचलित हैं। देखो शीफ कैटलॉग, शीफ कैटलॉग देखिए दोस्तों ऐसे होता है, जो ये फोटो दे रखी है मैंने ऐसे। इसको अब मैं समझाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर लूज लीफ रख रखी है। देखो एक बार पढ़ो पॉइंट, अ लूज लीफ कैटलॉग वेयर पेजेस कैन बी इंसर्टेड, रिमूव्ड और अपडेटेड। इसके अंदर पेजों को क्या करता है, यहाँ पे हार्ड बाउंड नहीं होती है ये सारी, तो क्या होता है, ये लूज लीफ होती है, मतलब खुली होती हैं। तो यह एक ढीले पन्नों वाली सूची होती है जिसमें पृष्ठों को जोड़ा, हटाया और अपडेट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है मोर फ्लेक्सिबल देन बाउंड रजिस्टर, यह बाउंड रजिस्टर सूची की तुलना में अधिक लचीली होती है। यूज्ड इन सम लाइब्रेरीज बिफोर कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग, कंप्यूटराइज्ड सूचीकरण से पहले कुछ पुस्तकालयों में उपयोग की जाती थी ये। लेकिन अब क्या है, कार्ड कैटलॉग आ गया। तो a widely used conventional catalog format where each entry is recorded in a separate card. Cards are arranged systematically in drawers. तो देखिए दोस्तों ऐसा कार्ड होता है, इनको ड्रॉवर के अंदर रखा जाता है। आपके क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड, दो आपके प्रैक्टिकल होंगे, दोनों के अंदर ऐसा कैटलॉग कार्ड का यूज किया जाएगा। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये एक पंच होल है, ये फर्स्ट इंडेंशन बोलते हैं इसको, सेकंड इंडेंशन बोलते हैं। चलो हम प्रैक्टिकल की क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार इतना ही पता होना चाहिए। तो कार्ड कैटलॉग ऐसा दिखता है। अब आगे देखिए, अ वाइडली यूज्ड कन्वेंशनल कैटलॉग फॉर्मेट वेयर ईच एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन अ सेपरेट कार्ड। कार्ड आर अरेंज सिस्टमेटिकली इन ड्रॉवर्स। थ्री टाइप्स ऑफ कार्ड कैटलॉग्स, कार्ड कैटलॉग के तीन प्रकार कौन से हैं, ऑथर कैटलॉग लेखक सूची, टाइटल कैटलॉग शिक्षक सूची, सब्जेक्ट कैटलॉग विषय सूची। यूज्ड इन लाइब्रेरीज बिफोर ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आने के पहले इनको यूज किया जाता था। अब ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यह एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पारंपरिक सूची होती है जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि अलग अलग कार्ड पर दर्ज की जाती है। कार्ड को व्यवस्थित रूप से ड्रॉवर में रखा जाता है, एक ड्रॉवर होता है उसके अंदर रखा जाता है। तो चलिए और तो आप देख लीजिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला है लेजर कैटलॉग, अ टाइप ऑफ बाउंड कैटलॉग वेयर एंट्रीज आर रिटन इन ए लेजर। वो जो कि क्या नाम है, बही खाते टाइप मानो। तो इसको क्या है कि सारी कैटलॉग एंट्री एक बही खाते में या लेजर के अंदर रखी जाती थी। लेजर का यानी होता है बही खाता। यूज्ड इन ओल्ड लाइब्रेरीज बट नाउ रेयरली फाउंड, ये भी बहुत पहले के ज़माने की लाइब्रेरीज में यूज़ होता था और इसको आज भी यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे है प्रिंटेड कैटलॉग, अ कैटलॉग प्रिंटेड एज अ बुक और पैम्पलेट ऑफन पब्लिश्ड पीरियोडिकली, यूज्ड फॉर लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, डिफ़िकल्ट टू अपडेट फ्रिक्वेंटली। यानी यह एक मुद्रित पुस्तक या पुस्तिका
के रूप में सूची होती है, यह मतलब प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जिसे अक्सर समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। कैटलॉग करके इसको प्रकाशित कर देते हैं, जैसे बुक आती है प्रिंट होकर वैसे ही आता है ये। बड़े पुस्तकालय संग्रहों के लिए उपयोग की जाती है, ये बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें यूज होती है ये। बार बार अपडेट करना कठिन होता है, इनको बार बार अपडेट करना कठिन होता है, हर बार नई पब्लिश करनी होती है इसलिए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कन्वेंशनल कैटलॉग वर प्राइमरीली यूज्ड बिफोर द डिजिटल एरा एंड कैम इन different forms, physical forms like bound registers, sheaf catalog, card catalog, ledger catalog and printed catalog। परंपरागत सूचीकरण का उपयोग मुख्य रूप से डिजिटल रूप से पहले किया जाता था, और यह बाउंड रजिस्टर, शीफ कैटलॉग, कार्ड सूची, लेजर सूची और मुद्रित सूची जैसे विभिन्न भौतिक स्वरूपों में उपलब्ध था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डिफाइन इंट्राफेसेट फेज रिलेशन, ये अगर अंतः पक्ष दशा संबंध को परिभाषित कीजिए। वैसे तो दोस्तों मैंने फेज रिलेशन पे एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर पूरा डिटेल में समझा रखा है, चाहे आप थ्योरी के लिए पढ़ें चाहे प्रैक्टिकल के लिए पढ़ें, तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। या फिर अगर ये पीडीएफ देख रहे हैं तो इस फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस वीडियो में, या मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ तो इस क्लास को। चलो ये तो मैं बता देता हूँ, आगे जितने भी प्रकार के टाइप होते हैं फेज रिलेशन, जैसे इंट्राफेसेट पूछ लिया, इंट्रा एरे पूछ ले, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि ये वीडियो को जाके पूरा देखना है एक बार। ठीक है, इंट्राफेसेट फेज रिलेशन refers to a relationship between different isolates within the same facet in a classification system. It helps in organizing related concepts logically within a single facet. अब हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। अंतःपक्ष दशा संबंध एक वर्गीकरण प्रणाली है में एक ही पक्ष के भीतर विभिन्न उपवर्गों के बीच संबंध को संदर्भित करता है। यह एक ही पक्ष के भीतर संबंधित अवधारणाओं को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने में सहायता करता है। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। इन कॉलन क्लासिफिकेशन, ए facet is a category that represents a specific aspect of subject such as personality, matter, energy, space and time। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले आप लोगों के यहाँ पे आया होगा एक वर्ड आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? फैसेट। तो फैसेट क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे फैसेट यानी पक्ष। ठीक है, अब पक्ष क्या होता है? जैसे कि एस आर रंगनाथन जी ने किसी भी बुक को या किसी भी चीज़ को किस में बांटा है? 5 चीज़ों में बांटा है। क्या क्या है वो? PMEST। P मतलब पर्सनैलिटी, M मतलब मैटर, मैटर यानी पदार्थ, E मतलब एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, S मतलब स्पेस, स्पेस यानी स्थान, और T मतलब टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है, तो चलिए हम अब बताता हूँ। अ फैसेट इज ए कैटेगरी डेट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी विषय के विशिष्ट पहलू को दर्शाने वाली श्रेणी होती है। फैसेट क्या होता है कि कोई भी विषय है उसका स्पेसिफिक एरिया, एस्पेक्ट या फिर विशिष्ट पहलू को दर्शाने वाली श्रेणी होती है। जैसे कि व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, यानी PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। अब क्या है, कभी कभी एक ही पक्ष के भीतर कई उपवर्ग आइसोलेट होते हैं और उनके पारस्परिक संबंध को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस संबंध को ही अंतःपक्ष दशा संबंध कहते हैं। मतलब एक ही पक्ष के उपवर्ग हैं, जैसे कि एक ही पक्ष के उपवर्ग होते हैं, उनके बीच में कुछ संबंध दर्शाना हो तो हमें किसका यूज करना होता है? इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का यूज करना होता है। और ये अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो एक बार उसको
वीडियो को जाके ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान बोलते हैं। मैं यदि हम पदार्थ पक्ष के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तत्वों को वर्गीकृत करते हैं, तो मतलब अलग अलग केमिकल्स होते हैं लाइब्रेरी के उसके केमिस्ट्री के अंदर। तो सारे पदार्थ मतलब जितने भी केमिकल्स हैं वो किस में आएंगे? पदार्थ के अंदर आएंगे, है ना। और उनका संबंध जैसे धातु, अधातु और निष्क्रिय गैसों सही ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। अब जैसे कि क्या होता है कि हमें कोई रिलेशन बताना है, तो जैसे कि क्या नाम है, केमिकल भी रिलेटेड हो गए केमिस्ट्री से, और मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी धातु अधातु ये सारी, और निष्क्रिय गैसेज यानी नोबल गैस, ये सारी क्या होती हैं? ये भी केमिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन इन इन दोनों चीज़ों के बीच में अगर कोई रिलेशन बताना हो तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इंट्राफेसेट फेज रिलेशन। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला मैं ये बताता हूँ आपको। इंट्राफेसेट फेज रिलेशन इंश्योर्स द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ multiple isolates within a single facet to maintain clarity and ease of retrieval in a classification system. अंतः पक्ष दशा संबंध किसी वर्गीकरण प्रणाली में एक ही पक्ष के भीतर विभिन्न उपवर्गों की तार्किक व्यवस्था सुनिश्चित करता है, जिससे स्पष्टता बनी रहे और जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे चलो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि आपके दादाजी हैं, उनके बच्चे हैं, आपके पिताजी हो गए, आपकी बुआ जी हो गई, आपके चाचा जी हो गए, आपके बड़े पापा हो गए। इन सब के बीच में मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपके दादाजी होंगे, वो क्या होंगे? फैसेट आपके दादाजी। अब इनके कितने बच्चे हैं? क्या है? आपके पिताजी हो गए, उस बड़े पापा हो गए, चाचा हो गए, और बुआ जी हो गई। अब इनके बीच में अगर कोई रिलेशन बनाना है, बताना है, तो इसमें क्या करना होगा? किस चीज़ का यूज होगा? इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का। जैसे कि अभी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री के अंदर किस चीज़ को पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, सबसे केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री के अंदर होता है केमिकल्स। उसके बाद में नोबल गैसेज की बात की हमने, और उसके बाद में किसकी बात की हमने? कोई भी मेटल, नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। अब इनके बीच में कोई रिलेशन हो, इन ऐसी बुक हो जिसका हमें क्या बनाना हो कि क्लासिफिकेशन करना हो या क्लास नंबर बनाना हो, तो हमें इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध स्थापित करके बनाना पड़ेगा। इसलिए चलो हम आगे वाला, आशा करता हूँ समझ आया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय empty digit? Empty digits are digits that have no intrinsic meaning but are used in classification system to provide structural flexibility, maintain uniformity and facilitate future expansion. अर्थरिक्त अंक वे अंक होते हैं जिनका स्वयं का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन वर्गीकरण प्रणालियों में संरचनात्मक लचीलापन बनाए रखने, एक रूपता प्रदान करने और भविष्य में विस्तार की सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, इम्पटी डिजिट का खुद का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इनको इसलिए स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, एक रूपता रखने के लिए, और भविष्य में और नए सब्जेक्ट बनेंगे तो उनके विस्तार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो अब देखो, इसमें इतना ही पूछा था, लेकिन हम आगे तक डीप तक पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप करके भी आ सकते हैं पेपर में फिर। क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन में आ गया ये, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं, खाली 2 लाइनें थोड़ी लिख के आएंगे। इसलिए पर्पज क्या होता है इसका? अर्थरिक्त अंकों का उद्देश्य संरचनात्मक लचीलापन, अलाउज इजी इंसर्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, नए विषय को जोड़ने में आसानी प्रदान करता है। यूनिफॉर्मिटी, हेल्प्स एक रूपता बनाए रखना, हेल्प्स मेंटेन ए कंसिस्टेंट नंबरिंग सिस्टम, क्रमबद्ध संख्या प्रणाली को एक रूप बनाए रखना, या फिर फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य में विस्तार की सुविधा, रिजर्व्स स्पेस
फॉर न्यू सब्जेक्ट्स, भविष्य में नए विषयों के लिए स्थान सुरक्षित रखता है। कंक्लूजन क्या निकला, देखो ये भी आप लिख के आ सकते हो छोटे क्वेश्चन में, और वो स्टार्टिंग में जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो भी। एम्पटी डिजिट्स आर प्लेस होल्डर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्गीकरण पद्धति में ये इनका यूज किया जाता है। टू इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड सपोर्ट फ्यूचर एक्सपेंशन, यानी अर्थरिक्त अंक यानी इम्पटी डिजिट वर्गीकरण प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने, एक रूपता सुनिश्चित करने और भविष्य के विस्तार का समर्थन करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले स्थान धारक होते हैं। समझ गए आप? कितनी अच्छी सही सरल भाषा में डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। तो आप ये एक बार दो बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाए, नहीं तो यहाँ तो आपको समझ आ जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। और दोस्तों मैं इतना डीप बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख के आ जाएंगे। पेपर खाली छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये इतना डिटेल्ड में ये वीडियो हैं, सारे हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपको सफलता ज़रूर मिल सके। चाहे आप पूछ लेना आपके किसी दोस्त को एम्पटी डिजिट क्या होता है, जिसने BLIS कर ली हो या कोई लाइब्रेरियन हो वही बता पाएगा, या फिर जिसकी अच्छी तैयारी हो। नहीं, हर कोई इंसान ये सब चीज़ें बता भी नहीं पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। केंद्रीकृत सूचीकरण का अर्थ क्या होता है? Centralized cataloging refers to a system where cataloging work is performed at a central location or by a central agency, and the cataloging records are then distributed to different libraries. This approach helps in maintaining uniformity, reducing duplication of efforts, and improving एफिशिएंसी। यानी हिंदी में पढ़ के बताता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। केंद्रीकृत सूचीकरण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचीकरण का कार्य एक केंद्रीय स्थान या केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया जाता है, और फिर सूचीकरण रिकॉर्ड विभिन्न पुस्तकालयों में वितरित किए जाते हैं। यह प्रणाली एक रूपता बनाए रखने, कार्य की पुनरावृत्ति को कम करने और दक्षता बढ़ाने में सहायक है। जैसे कि अब एक यूनिवर्सिटी है, उसकी 50 लाइब्रेरीज हैं, तो अगर सभी कॉलेज के अंदर अलग अलग कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो एक ऐसा किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग करने लग गए आजकल, ताकि सिर्फ एक जगह कैटलॉगिंग करें। तो अब सबको अलग अलग जनों को एक ही काम करना पड़ता था, तो कितना टाइम जाता था सबका। तो अब क्या होता है कि अब एक ही बंदा यहाँ पे बैठ के काम करता है और बाकी सबका टाइम बच जाता है। यूँ नहीं कि सबको अलग अलग करना पड़े। इसलिए यह बहुत सहायक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब पेपर में खाली इतना ही पूछा था, लेकिन हम आगे भी आपको समझाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। केंद्रीकृत सूचीकरण की विशेषताएं। सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल कैटलॉगिंग वर्क इज डन एट अ सेंट्रल प्लेस। मतलब सभी सूचीकरण कार्य एक ही केंद्रीय स्थान पर किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग मतलब वैसे ही बोलने में ही समझ में आ रहा है। केंद्रीकृत सूचीकरण मतलब एक ही जगह एक ही सेंटर पर सारे सूचीकरण किए जाएं। कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैटलॉगिंग फॉर इंडिविजुअल लाइब्रेरीज। अलग अलग पुस्तकालयों के लिए सूचीकरण लागत को कम करता है। अब सबको अलग अलग जगह करना पड़ता था अलग अलग कैटलॉगिंग, तो बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज थी उन तो सभी को अलग अलग खर्चा आता था, अलग अलग टाइम लगता था एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अब एक ही समय एक ही बंदे के एफर्ट से एक ही लाइब्रेरी के खर्च पे सारा काम हो जाता है। अब अलग अलग नहीं करना पड़ता। टाइम सेविंग मतलब समय की बचत भी करता है ये। अवॉइड डुप्लीकेशन, अब ये डुप्लीकेशन को भी रोकता है, कार्य की पुनरावृत्ति को रोकता है। अलग अलग जैसे कि अब सभी एक ही काम कर रहे होते हैं तो उसको रोकता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग के? जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉगिंग सर्विस। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड्स प्री कैटलॉग रिकॉर्ड्स फॉर लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सूचीकरण सेवा विभिन्न पुस्तकालयों को पूर्व सूचीबद्ध रिकॉर्ड प्रदान करता है। या फिर बोल दो OCLC का, ऑफर शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज टू लाइब्रेरीज। OCLC पुस्तकालयों को साझा सूचीकरण सेवा प्रदान करता है। ऐसे डेलनेट और इन्फ्लिबनेट इंडिया में हैं जो
प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग सर्विसेज फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। भारत में डेलनेट और इन्फ्लिबनेट एकेडमिक और शोध यानी रिसर्च पुस्तकालयों के लिए केंद्रीकृत सूचीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, केंद्रीकृत सूचीकरण के लाभ, सेव टाइम एंड कॉस्ट, आपको पूछ ले तो। दूसरा है इंश्योर्स कंसिस्टेंसी यानी सूचीकरण में एकरूपता बनाए रखना, रिड्यूसेस वर्कलोड फॉर लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का कार्यभार कम करता है। इम्प्रूव्स एक्सेस टू क्वालिटी कैटलॉगिंग, गुणवत्तापूर्वक सूचीकरण को बढ़ावा देता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग इज एन इफेक्टिव सिस्टम is an efficient system where a central agency performs cataloging work and distributes records to libraries, ensuring uniformity and reducing duplication. हिंदी में करें तो बात, केंद्रीकृत सूचीकरण एक प्रभावी प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय एजेंसी सूचीकरण कार्य करती है और रिकॉर्ड को पुस्तकालय में वितरित करती है, जिससे एकरूपता बनी रहती है और कार्य की पुनरावृत्ति कम होती है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकताएं और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसी बात है कि इसकी आवश्यकता और उद्देश्य को स्पष्ट करना है तो चलो कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ऑर्गेनाइजिंग बुक्स, periodicals and other materials in a library based on a logical order. It helps in easy access and retrieval of information. पुस्तकालय वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह सूचना को आसानी से खोजने और पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। ये क्या है कि ये कोई एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बुक्स और पीरियडिकल्स को एक लॉजिकल वे में क्या किया जाता है, किसी भी एक नियम को फॉलो करके अरेंज किया जाता है और यह सूचना को आसानी से खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए लाभदायक होता है, सहायता करता है। यानी जब हमें यूज होगी या ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें दोबारा से मिल जाएगा कम से कम समय में। तो आवश्यकता क्या है? तो पहली बात तो क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की व्यवस्था करने में सहायक होते हैं। दूसरा है क्विक एंड इजी रिट्रीवल, शीघ्र और सरल पुनः प्राप्ति। जैसे हमने बुक को रिकॉर्ड क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया, तो उसके बाद में हमें पता होता है कि अच्छे से क्लासीफाई किया तो कहाँ है वो बुक, तो इसमें हमारा भी समय बचता है और पाठक का भी समय बचता है। इसके आगे है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्थान का उचित उपयोग। इससे क्या होता है, अच्छे से अगर क्लासिफिकेशन किया है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से हम बुक को अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, स्थान भी बचेगा। असिस्टेंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन में सहायक। अ क्लासिफाइड कलेक्शन डेट मेक्स लाइब्रेरी ऑपरेशंस लाइक कैटलॉगिंग, शेल्विंग एंड सर्कुलेशन ईजियर। ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और पांचवी चीज़ें हेल्प्स इन लाइब्रेरी एक्सपेंशन, पुस्तकालय के विस्तार में सहायक होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार। मैं ये PDF आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के माध्यम से दे दूंगा, तो आप वो इसको डाउनलोड कर लेना और फिर एक बार और रीडिंग लगा लेना आप लोग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अरेंजिंग नॉलेज इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ज्ञान को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना। बुक एंड information sources should be placed in a systematic and scientific order. Related subjects are grouped together to facilitate study and research. पुस्तकों और सूचना स्रोतों को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक क्रम में रखना आवश्यक है। संबंधित विषयों को एक साथ रखा जाता है ताकि अध्ययन और अनुसंधान में यानी रिसर्च में सुविधा हो। इंश्योरिंग इजी एक्सेस एंड रिट्रीवल, सरल अभिगम और पुनः प्राप्ति सूचित करना। तीसरा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, दोहराव को रोकना। फैसिलिटेटिंग इंटर लाइब्रेरी लोन एंड रिसर्च, पुस्तकालय के आदान प्रदान और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
ये और हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के विकास में सहायक। ये एक बार आप पढ़ लेना, मैं ये शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके कभी भी आप मेरे को पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन करना आप शाम के समय कॉल हमेशा। डिस्कस विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये देखो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जाके वहीं पे देखना होगा। ये वीडियो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। डिस्कस यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची की उपयोगिता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता करना है, क्या फ़र्क होता है, तो आप एक वीडियो दे रखा है हमने, वो वीडियो डाल रखा है हमारे चैनल पे, आप उसको जाके एक बार देखिएगा, 2-3 मिनट का वीडियो, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब। लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए सिस्टमेटिकली अरेंज रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, periodicals and other materials available in library. It provides bibliographic details such as title, author, subject, publisher, and location of a book. Helps user find resources easily. हिंदी में देखें तो पुस्तकालय सूची, लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। किस किस का व्यवस्थित रिकॉर्ड है? पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्री, यानी बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड अदर मटेरियल्स का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। यह पुस्तक की शीर्षक यानी टाइटल, लेखक यानी राइटर, विषय, सब्जेक्ट, प्रकाशक, पब्लिशर और स्थान जैसी विवरणी प्रदान करता है। मतलब किस किस चीज़ की डिटेल देता है ये? एक तो बुक का टाइटल है, उसका राइटर है, सब्जेक्ट है, पब्लिशर है और प्लेस है। इन सब का सबकी जानकारी कौन देता है? लाइब्रेरी कैटलॉग, जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से संसाधन खोज सकता है। इन सब की मदद से उपयोगकर्ता है यानी यूजर है या लाइब्रेरी में जो आया वो पाठक है, वो अपनी बुक पुस्तक की खोज आसानी से कर सकता है। यूजेस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची की उपयोगिता। हेल्पिंग इन लोकेटिंग बुक्स, पुस्तकों को खोजने में सहायता करता है। यूजर कैन फाइंड बेस्ट बुक्स बेस्ड ऑन ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट और क्लासिफिकेशन नंबर, यानी उपयोगकर्ता लेखक, शीर्षक, विषय और या वर्गीकरण संख्या के आधार पर पुस्तक खोज सकते हैं। अब आगे पॉइंट देखिए, इट रिड्यूसेस द टाइम स्पेंड सर्चिंग फॉर बुक्स इन लाइब्रेरी, यह पुस्तक खोजने में लगने वाले समय को कम करता है, यानी जल्दी से पुस्तक मिलने में मदद करता है। प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, संदर्भ संबंधित जानकारी प्रदान करता है। A catalog includes detail like edition, publisher, and year of publication. Helps researchers in citing sources correctly. यानी जो पुस्तक हो, ये क्या है, सूची है, जो भी कैटलॉग है, ये पब्लिशर, पब्लिकेशन और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इन ये सारी जानकारी रखता है। तो जो रिसर्चर होता है, जो बुक चाहिए जिसको, वो आसानी से ढूंढ सकता है, पता लगाने में मदद होती है। असिस्ट इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है ये? हेल्प्स लाइब्रेरियन इन बुक एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन एंड सेल्विंग, पुस्तक अधिग्रहण, वर्गीकरण और सेल्विंग, यानी मतलब वो बुक को अरेंज करना, उस निधानी में सेल्फ लिस्ट बनाई थी, याद है, उसी से रिलेटेड है ये। सेल्विंग में पुस्तकालय अध्यक्ष की सहायता करता है। कीप्स ट्रैक ऑफ इश्यूड, रिटर्न्ड एंड मिसिंग बुक्स, जारी, वापस की गई और गुम हुई पुस्तकों का रिकॉर्ड रखता है। इनेबल्स इंटर लाइब्रेरी लोन, पुस्तकालयों के बीच पुस्तक विनिमय को की सुविधा देता है। कैसे देता है ये सुविधा? लाइब्रेरीज कैन शेयर रिसोर्सेज थ्रू इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज यूजिंग ए वेल मेंटेन्ड कैटलॉग, या फिर हेल्प यूजर्स एक्सेस बुक्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अब हिंदी में देखें तो पुस्तकालय सूची के माध्यम से पुस्तकालय आपस में संसाधन साझा कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं मेरी लाइब्रेरी कैटलॉग बना लूँ, वो मैं आपकी लाइब्रेरी कैटलॉग को दूँ, हम एक जगह साझा कर दें, तो कि सबको पता रहेगा कि मेरे पास कौन सी बुक है, आपके पास कौन सी बुक है। तो अगर मेरे को आपके यहाँ की कोई बुक चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ डायरेक्ट, ये वाली बुक दे दो भैया,
हमारे यूज़र को चाहिए, या यूज़र को बताएंगे हम कि उस लाइब्रेरी में ये बुक है, आपको अगर पढ़ना है जाके तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप। इसलिए उपयोगकर्ता उन पुस्तकों तक पहुँच सकते हैं जो उन पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। इस तरह से उनको पता रहेगा कि ये बुक चाहिए, तो अब उसको क्या पता रहेगा कि कौन सी लाइब्रेरी में, तो वो जगह जगह लाइब्रेरी जाएगा। इससे अच्छा है सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग हो, तो कैटलॉग के माध्यम से उसको पता होगा कि अच्छा ये तो उस वाली बुक के अंदर है, उस वाली लाइब्रेरी के अंदर है ये बुक, तो खाली वहीं जाएगा। तो ये उपयोगकर्ता का भी समय बचा और हर पुस्तक को उसका पाठक मिला। सारे नियम फॉलो हो जाएंगे यहाँ पे भी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची का महत्व है। ऑर्गेनाइजेज लाइब्रेरी रिसोर्सेज, पुस्तकालय संसाधनों को संगठन करना। ए कैटलॉग systematically arranges books, makes retrieval efficient, ensures proper placement and categorization of books। सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगला मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट बन कर देता हूँ, क्योंकि देखो 45 मिनट्स का वीडियो तो अभी हो ही चुका है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स इफ़ेक्टिव सर्चिंग, प्रभावी खोज में सहायक होता है, ठीक है। और आगे क्या है, इन्हेंसेस यूज़र एक्सपीरियंस, मैंने उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। और चौथा क्या है, शोध और शैक्षणिक गतिविधियों में सहायक, सपोर्ट्स रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़। पांचवा क्या है, इसेंशियल फॉर डिजिटल एंड ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज, डिजिटल और स्वचालित यानी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के लिए आवश्यक होता है। और देखो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि समय बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं पढ़ने को। मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लगभग 5-7 साल में जितने भी आए हैं उनको उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें लिखना था, उसमें डीप में नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, तो क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉग, वर्गीकृत सूची बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन नंबर्स। दूसरा है डिक्शनरी कैटलॉग, ये क्या है, अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। तीसरा है ऑथर कैटलॉग, जो बुक्स अरेंज्ड बाय ऑथर नेम्स। चौथा है सब्जेक्ट कैटलॉग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कैटेगरीज। डिजिटल कैटलॉग बनाए वो OPAC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग एंड ऑनलाइन डेटाबेस। इन सब चीज़ों से ये बना सकते हैं हम, समझ गए आप। क्लासिफाइड कैटलॉग किससे बनेगा, क्लासिफिकेशन नंबर से। डिक्शनरी कैटलॉग किससे बनेगा, अल्फ़ाबेटिकली, मतलब ए की पहले आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर डी का आएगा, क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड्स इसी हिसाब से अरेंज होते हैं। अब ऑथर कैटलॉग कैसे बनेगा, जिसमें ऑथर्स के नाम के हिसाब से, नाम के स्पेलिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। टाइटल कैटलॉग क्या होता है, बुक के टाइटल के हिसाब से उनको अरेंज करें। और सब्जेक्ट कैटलॉग क्या होता है कि उनके सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनकी कैटेगरी बनाएं। और डिजिटल कैटलॉग क्या होता है, जो ऑनलाइन होता है, OPAC यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग या फिर ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है। अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज एन एसेंशियल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग लाइब्रेरी मटेरियल्स इफिशिएंटली। इट सेव्स टाइम, improves accessibility and supports academic and research activities. In modern libraries, digital catalog and OPEX systems have further enhances द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलॉगिंग। पुस्तकालय सूची पुस्तकालय सामग्रियों की कुशलतापूर्वक व्यवस्थित, प्रबंधित और पुनः प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। यह समय बचाता है, पहुंच को बेहतर बनाता है और शैक्षणिक व शोध गतिविधियों का समर्थन करता है। आधुनिक पुस्तकालयों में डिजिटल सूची और ओपेक प्रणाली ने सूचीकरण के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। Enumerate merits and demerits of classified catalog. A classified catalog is a part of library catalog in which books and materials are arranged systematically according to classification scheme. अभी हमने देखो क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, ये अभी यहाँ देखा था हमने। क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, देखो पहले नंबर पे बेस्ड ऑन
यहाँ देखिए बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन नंबर। अब आगे क्या पूछ रखा है देखो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। कैसे क्लासिफाइड कैटलॉग्स हमने अभी देखा था, बुक्स और मटेरियल्स को अरेंज करें क्लासिफिकेशन स्कीम के हिसाब से, क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन स्कीम हमारे सिलेबस में अभी दो हैं, डीडीसी और सीसी। डीडीसी यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन। बुक्स आर ग्रुप्ड अंडर ब्रॉड सब्जेक्ट्स एंड सब टॉपिक्स रादर देन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स, मतलब गुण और दोष दोनों बताने हमें। वर्गीकृत सूची के गुण और दोषों का परिगणन करना है। तो इसके गुण क्या होंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये व्यवस्थित क्रमबद्धता करता है। कैसे, बुक्स आर अरेंज लॉजिकली अंडर ब्रॉड एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पुस्तकें व्यापक और विशिष्ट विषयों के अंतर्गत तार्किक यानी लॉजिकल रूप से व्यवस्थित होती हैं। यह विभिन्न विषयों के बीच संबंध को समझने में सहायता करता है। दूसरा, फैसिलिटेट्स सब्जेक्ट सर्चिंग, विषय आधारित खोज में सहायता। तो इसका अर्थ हुआ यूजर कैन फाइंड बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इजीली। उपयोगकर्ता किसी विशेष विषय पर पुस्तकें आसानी से खोज सकते हैं। बुक्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स आर ग्रुप टुगेदर मेकिंग रिसर्च मोर इफेक्टिव। संबंधित विषयों की सूची की पुस्तकें एक साथ होती हैं जिससे शोध कार्य अधिक प्रभावी बनता है। सेव्स टाइम, समय की बचत करता है। आगे क्या है, सपोर्ट्स लाइब्रेरी एक्सपेंशन, पुस्तकालय के विस्तार में सहायता करता है। आप इस स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। हेल्पफुल फॉर रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, शोधकर्ता और विद्वानों के लिए उपयोगी है। तो रिसर्चर्स कैन फाइंड ऑल मटेरियल्स ऑन सब्जेक्ट इन वन प्लेस, मतलब क्या है, शोधकर्ता किसी विषय पर सभी सामग्री को एक ही स्थान पर पा सकते हैं। इट हेल्प्स इन डेप्थ स्टडी एंड कंपैरेटिव रिसर्च, यानी यह गहन अध्ययन और तुलनात्मक अनुसंधान में मदद करता है। प्रोवाइड्स ए साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यूजेस क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइक डीडीसी, यूडीसी और क्लासिफिकेशन कॉलन क्लासिफिकेशन, मेकिंग इट स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल। इट फॉलोज ए वेल डिफाइंड मेथडोलॉजी। यह डीडीसी, यूडीसी या कॉलन वर्गीकरण जैसी प्रणालियों का उपयोग करता है जिससे इसे संरचित और तार्किक बनाया जाता है। यह एक सुव्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करता है। अब इसके अवगुण क्या क्या हैं। सामान्य उपयोगकर्ता के लिए जटिल, कॉम्प्लेक्स फॉर जनरल यूजर्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन स्कीम आनी चाहिए आपको, तब आप क्लासिफाइड कैटलॉग बना सकते हैं। इसलिए यूज़र अनफेमिलियर, यूज़र के लिए ये काम की नहीं होती क्लासिफिकेशन स्कीम, इसलिए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ही काम होता है। यूजर्स अनफेमिलियर विद क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू यूज। रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर एंड सब्जेक्ट हेडिंग्स। जो उपयोगकर्ता वर्गीकरण प्रणालियों में परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसे समझना कठिन हो सकता है, याद रखिएगा। इससे वर्गीकरण संख्या और विषय शीर्षकों की जानकारी आवश्यक होती है। अगला है डिफ़िकल्ट अल्फ़ाबेटिकल सर्चिंग, वर्णानुक्रम में खोज कठिन होती है। इफ़ अ यूज़र नोज ओनली द ऑथर और टाइटल, फाइंडिंग अ बुक कैन बी चैलेंजिंग। अगर कोई भी यूज़र है वो खाली उसका बुक का ऑथर या टाइटल ही जानता है, तो उस बुक को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अनलाइक डिक्शनरी कैटलॉग, डायरेक्ट सर्चिंग बाय टाइटल और ऑथर इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। शब्दकोश सूची की तुलना में इसमें शीर्षक या लेखक के आधार पर सीधे खोज करना आसान नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों, सूची तैयार करने में अधिक समय लगता है। क्यों, क्योंकि प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ए क्लासिफाइड कैटलॉग रिक्वायर मोर एफर्ट्स एंड एक्सपर्टाइज। लाइब्रेरियंस मस्ट अपडेट सब्जेक्ट हेडिंग्स रेगुलरली। इसमें क्या होता है कि वर्गीकृत सूची और तैयार करने और बनाए रखने अधिक श्रम साध्य होता है। पुस्तकालय अध्यक्षों को विषय शीर्षकों यानी सब्जेक्ट हेडिंग्स को नियमित रूप से
अद्यतन करना पड़ता है, मतलब अपडेट करना पड़ता है। चेंजेस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, वर्गीकरण प्रणाली में बदलाव से समस्या होती है। इफ़ अ लाइब्रेरी changes its classification scheme, the entire catalog must be modified. Adjusting old entries to a new system is complex. यानी कि अगर आपको मैं अब समझाऊं तो जैसे कि अभी आपकी क्लास लाइब्रेरी कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज करती है, मान लेते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन यूज करती है। आप चाहते हो कि अब स्विच करना है आपको डीडीसी पे, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज करना है आपकी लाइब्रेरी में कल से, तो आपको सारे कैटलॉग भी चेंज करने पड़ेंगे, क्लासिफाइड कैटलॉग भी, क्योंकि वो किस पे बेस्ड होता है, क्लासिफिकेशन नंबर पे। अगर आपने क्लासिफिकेशन चेंज किया तो क्लासिफिकेशन स्कीम चेंज की तो आपको क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड्स भी चेंज करने होंगे। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, छोटे पुस्तकालयों के लिए उपयोगी नहीं है। ए क्लासिफाइड कैटलॉग इज मोर बेनिफिशियल फॉर लार्ज लाइब्रेरीज विद एक्सटेंसिव कलेक्शन। स्मॉल लाइब्रेरीज विद लिमिटेड बुक्स में नॉट रिक्वायर सच अ डिटेल सिस्टम। यूजर्स नीड्स ट्रेनिंग, उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यूजर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तभी वो समझ पाते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग को और यूज कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे एक और क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियाँ, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन में, कॉलन क्लासिफिकेशन है यहाँ पे पेपर के अंदर आया हुआ है। तो इसमें दो, उसमें पूछी थी दो विधियाँ कौन सी हैं, लेकिन हम सारी 6 विधि जो यूज की है कॉलन क्लासिफिकेशन में उसको समझते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस 6 major devices to refine and restructure subject representation. These devices help in organizing subjects regularly and logically. पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियाँ 6 प्रमुख विधियों का उपयोग करती है, जैसे विषयों को स्पष्ट और व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं। ये विधियाँ विषयों को तार्किक और सुव्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करने में मदद करती हैं। जैसे कि पहला है क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस, इस नाम से ही क्या है, क्लियर है कि कालानुक्रमिक विधियाँ, मतलब समय से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड। क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड टू क्लासीफाई सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टाइम और हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस। दिस मेथड हेल्प्स इन अरेंजिंग इवेंट्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड इज वाइडली यूज इन हिस्ट्री एंड लिटरेचर क्लासिफिकेशन। यानी इसका अर्थ हुआ कि कालानुक्रम विधियाँ किसी विषय को समय या ऐतिहासिक क्रम में के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त होती है। यह किसी घटनाओं को अतीत के से वर्तमान तक व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं और इसे इतिहास तथा साहित्यिक वर्गीकरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि कौन सी चीज़ कब आई, इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका क्लासिफिकेशन स्कीम में क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज होता है। ये जो अभी लैंग्वेज लिखी है ये शायद आपको ना समझ में आए, तो मैं बताता हूँ, इसको समझिए। जैसे कि डीडीसी है, डीडीसी के अंदर क्या है, डीडीसी कब आई, तो इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन स्कीम बनाना है। तो आप प्रैक्टिकल क्लासेस देखिएगा मेरी, उसमें समझ आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मेन क्लास है। तो क्लासिफिकेशन के लिए 51 है। 51 क्या क्रिया हो रही है, तो ये क्या होगी, एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो यहाँ 51 आ गया। उसके बाद में ये कब आई थी, वो टाइम आएगा तो एम आ गया। क्यों आया, इसके लिए क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के लिए एक अलग से टेबल दे रखी है, आप वो जाके देखेंगे। M76 आना चाहिए था यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 18th सेंचुरी के अंदर आया था, 1876 में आया था इसलिए। अब ऐसे बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब आया था, 1934 में। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए क्या हो गया, 2:51 हो गया। लेकिन एन क्यों आया, क्योंकि एन शो करता है 1900 को, और ये आया था 1934 में, तो N34 आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, N34। ये ऐसे ही आप आगे के देख लीजिएगा।
ऐसे ज्योग्राफिकल डिवाइस है जिसमें अगर जगह का स्थान के बारे में बात करनी हो तो हम ज्योग्राफिकल डिवाइस की यूज़ करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया बात करनी हो तो हिस्ट्री का मेन क्लास है वी, और हमें इंडिया का नंबर कहाँ से मिला, ये ज्योग्राफिकल डिवाइस से आएगा जो क्या है 44 है। अमेरिकन लॉ, तो यहाँ पे लॉ का मेन क्लास क्या है कॉलन क्लासिफिकेशन में जेड, और अमेरिका का नंबर है 7 तो जेड 7 बन गया। ऐसे ही ब्रिटिश लॉ हो गया तो जेड है मेन क्लास और 56 है ब्रिटिश का नंबर। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं अभी, तो आप अभी तो मत देखिएगा, पेपर के बाद में जब प्रैक्टिकल होंगे आपके, उसके पहले मैंने प्रैक्टिकल्स की क्लासेस डाल रखी हैं ग्रुप में कॉलन क्लासिफिकेशन की, उसको जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई बिना योजक चिन्ह के आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश, अमेरिकन या इंडिया ये सारी एक पर्सनैलिटी के तौर पे यूज़ होती है, तो मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आती है, ये याद रखना, ये पूछ सकता है आपको। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आती है, और पता करने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, अवशेष विधि या रेसिड्यू मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट डिवाइस की बात हुई, तो जब दो सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ना हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेडिकल लाइब्रेरी हो गया, इन दो सब्जेक्ट आ गए, इनका नंबर बनाना हो तो हमें क्या यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करना होता है। एक डिवाइस को हम एक सब्जेक्ट को किस में करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं। जैसे मेडिकल लाइब्रेरी हो गया तो ये एग्जाम्पल हो गया, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है तो ये हो गया, जैसे एल है मेडिकल का मेन क्लास, एग्रीकल्चर का मेन क्लास है जे, दो है लाइब्रेरी का, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए है D6 8B, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगले। अब आगे नेमोनिक्स डिवाइस है, इसका यूज किस लिए होता है, नेमोनिक्स डिवाइस, नेमोनिक्स डिवाइसेस मेक क्लास नंबर easier to remember by associating them with familiar letters or numbers. These devices are frequently used in Dewey Decimal Classification and colon classification. अब स्मृति विधि मतलब ये नेमोनिक से ही याद हो गया, स्मृति सहायक विधि, तो जिस से रिलेटेड हैं उसी से मेन क्लास रख देते हैं या उसी से क्लासिफिकेशन नंबर रखते हैं, जिससे वो याद रखने में आसानी है। एग्जाम्पल Z4 जूलॉजी इन क्लासिफिकेशन नंबर, अगर ऐसा रख दें इसलिए। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस क्या होती है, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस अरेंज सब्जेक्ट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेकिंग रिट्रीवल ईजियर। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रॉपर नेम्स प्लेसेस एंड टेक्निकल टर्म्स। वर्णानुक्रमण विधियाँ, इसका अर्थ होता है वर्ण क्रमानुसार अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करने में सहायता करती है, जिसमें सूचना पुनः प्राप्ति आसान हो जाती है। इस विधि का उपयोग सही नामों, स्थानों और तकनीकी शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे कि एक यानी मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ये समझो ना यार, कि डिक्शनरी में जैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है, वैसे सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में लिख के हम क्या करते हैं, इसमें अरेंज कर देते हैं। जैसे मारुति कार MA हो गया, फिर क्या हुआ मर्सिडीज़ हो गई, फिर क्या है महिंद्रा होगी, मर्सिडीज़ के ऊपर महिंद्रा कार आ जाती, इसके ऊपर आती इसलिए, ठीक है। लाइब्रेरीज इन इंडिया कैन बी अरेंज अल्फ़ाबेटिकली बाय स्टेट नेम्स, ठीक है। स्टेट के नाम से हम क्या नाम है लाइब्रेरीज को अरेंज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यानी अध्यारोपण विधि, ये कौन सी विधि होगी, छठी विधि है ये। अध्यारोपण विधि से आप क्या समझते हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस are used when two or more subjects are inseparably linked, requiring one to be placed over the other. This helps in classifying complex and interrelated subjects. यह सबसे इम्पोर्टेंट विधि है या डिवाइस है, अध्यारोपण विधि, या ये समझ में सबसे कम आती है इसलिए सबसे डिफ़िकल्ट है ये मानो आप। अध्यारोपण विधि तब प्रयुक्त होती है जब दो या अधिक विषय एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हों। जब दो या दो से अधिक विषय किससे अविभाज्य रूप से जुड़े हों, जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जिसमें एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यह विधियाँ जटिल और परस्पर संबंधित विषयों को वर्गीकृत करने में मदद करती है। तो यह विधि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स और जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई करने में
हेल्प करती हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो के अंदर मैं सारे ही छोटे क्वेश्चन शॉर्ट में लेके आऊँगा, आप उसको देखिएगा। आप पुराने पेपर्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उनके सॉल्यूशन में आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप पिन कमेंट से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।